नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में देश के अंदर इस सवाल का जवाब है कि देश के अंदर देश के कितने दुश्मन हैं? क्या वाकई में देश के अंदर इस सवाल का जवाब है कि हमारे बीच में कितने फिदाइन हैं? और देश के अंदर क्या इस सवाल का जवाब है कि कितनी अल-फलाह जैसी यूनिवर्सिटी हैं जो बाकायदा आतंकी लॉन्च पैड नजर आ रहे हैं? क्या महज इत्तेफाक है कि जो इस पूरे ब्लास्ट के अंदर शामिल रहे उनके अंत में तार जाकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं? क्या यह महज इत्तेफाक है कि इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर 40% के आसपास कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं? और क्या यह महज इत्तेफाक है कि जो इस पूरी घटना के अंदर शामिल होते हैं वो इस यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट हो? तो क्या वाकई में यूनिवर्सिटी एक तरीके से आतंकियों की लॉन्च पैड बन रही थी? और ऐसी कितनी यूनिवर्सिटी हैं? और क्या वक्त आ गया है देश में कि एक देश, एक निशान, एक पहचान, एक संविधान, एक विधान, एक राष्ट्रगान, एक शिक्षा, एक जैसा पहनावा और एक जैसी धार्मिक पद्धति, इसको अपनाने की, ताकि सब एक जैसे, एक समान नजर आए और ये भिन्नता मिटने के साथ उस सोच पर भी एक बड़ी चोट हो जो तथाकथित मौलवियों के जरिए देश के भविष्य को भड़काते हुए उन्हें जिहादी, उन्हें फिदाइन बना रही। आज बात इसी मुद्दे। अब सोचिए, आपको हो सकता है कि यह प्रोग्राम थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन जरा फर्ज कीजिए, जब हम बात करते हैं कि देश का बंटवारा, तो क्या 1947 देश का बंटवारा है? या देश का बंटवारा यह है कि किसी की लंबी मूछें हैं और किसी की मूछें ही नहीं है, किसी की लंबी दाढ़ी है और किसी की दाढ़ी ही नहीं है, कोई सिर पर टोपी लगा रहा है और कोई पगड़ी लगा रहा है, कोई ऊंचा पजामा पहन रहा है तो कोई ऊंचा सूट पहन रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है और कोई मंदिर जा रहा है, कोई लंगर लगा रहा है और कोई नमाज सामूहिक कर रहा है, कोई मदरसे जा रहा है तो कोई कोशिश कर रहा है कि गुरुकुल जाए। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो हुआ है उसके पीछे एक धार्मिक कट्टरता है। और क्या जो वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म सद्भाव की बात हिंदुस्तान करता है, क्या उसमें सर्वधर्म को सद्भावना के साथ रहने के लिए एक जैसा, एक रूप, एक स्वरूप, एक शिक्षा, एक पहनावा, एक खान पान? और क्या यह तय करने का वक्त आ गया है कि देश में आप ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही चलना होगा? और क्या ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, क्या यह वाकई में एक लॉन्चिंग पैड है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी। कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर सीबी यादव जी जुड़ेंगे, अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी राजेंद्र त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल देवानंद जी, मैं फिर कह रहा हूं कि यह शायद अटपटा लग रहा होगा जो मैं कर रहा हूं, लेकिन सेना के अंदर ना धर्म होता है, ना जाति होती है, ना भेदभाव होता है, वो सिर्फ राष्ट्र के सैनिक हैं। तो फिर राष्ट्र का हर नागरिक राष्ट्रीय हो, एक जैसा हो, एक जैसी शिक्षा हो, एक जैसा सब कुछ हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम तिरंगा एक रख सकते हैं, संविधान एक रख सकते हैं, विधान एक रख सकते हैं, पहचान एक रख सकते हैं, तो फिर धार्मिक तौर पर हम कुछ चीजों को तय क्यों नहीं करते? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक ऐसा विषय चूज किया जिसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए हिंदुस्तान में, जहां हर व्यक्ति अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट और सामाजिक करेक्ट करने का प्रयास करता है, जानते हुए कि क्या कमियां हैं देश के अंदर, किस प्रकार के खतरे देश पर मंडरा रहे हैं, किस प्रकार के सिक्योरिटी के खतरे हमारे पर मंडरा रहे हैं। बधाई के पात्र हैं आपने ये चूज किया। अब मैं आता हूं कि आपने कहा कि जब सेना में कोई चीज ऐसी हो सकती है तो बाहर क्यों नहीं हो सकती है। आपके मैं पूर्णतः सहमत हूं, पर देखिए प्रॉब्लम कहां आती है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने ही नहीं दिया, और जिन्होंने रहने नहीं दिया उन्होंने भारत के टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद अपने ही चुज्जों को, अपने ही मानसिकता वाले लोगों को बिना चुनाव उनको गद्दियों पे बैठा दिया।
और उनको ये कह दिया कि अब आप इस देश का, टूटे हुए देश की टूटी हुई आत्मा के ऊपर तुम संचालित करो, अपनी पॉलिसी लगाओ, और जिस तरह तुम यकीन करो कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के और टुकड़े हो जाएं। ऐसा मेरा मानना, और ये तथ्य के साथ कह रहा हूं, मैं मेरी स्टडी के बेसिस पे कह सकता हूं। और जब ये हो गया तो उसके बाद क्या हुआ भारत के अंदर? भारत को भारत ही नहीं रहने दिया साहब, और अपने अपने स्वार्थ हेतु आपने कही कि एक शिक्षा क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल आपसे सहमत हूं मैं, एक शिक्षा होनी चाहिए। आप याद करो 370 की आड़ में कश्मीर में क्या हो रहा था। कश्मीर में एक झंडा नहीं था, एक संविधान तक नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था भाई। फौज, ये हमारी फौज की बात छोड़िए, जब हमारे भी कोई सैनिक वहां बलिदान हो जाया करते थे तो 2 गज जमीन नहीं मिला करती थी। ये कश्मीर का हाल था। तो ये बातें जब 370 लगाया, ये तो 47 में ही लगा था, 48-51 आते आते संविधान बनते बनते। तो ये जो मानसिकता के लोग थे, जो देश को एक करना ही नहीं चाहते थे और नहीं करने की मानसिकता चलती आई। शिक्षा पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं हो सकता, एक कानून क्यों नहीं हो सकता। भला हो, धन्य हो देश के नागरिकों का जो नरेंद्र मोदी जी को जिता के लाए और उन्होंने प्रण लिया कि मैं 370 हटाऊंगा, हटा के दिखाया। तो ये जो बदलाव आया, आज देश के अंदर एक झंडा है, एक संविधान है और एक तरीके से काम अच्छा चल रहा है। वहां भी स्थिति सुधर गई है। अब जो सबसे मोटी आपने बात कही विचारधारा, विचारधारा भी देखिए, भारत के टुकड़े हुए थे वो विचारधारा के ऊपर हुए थे। आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, ये ऐतिहासिक तथ्य है। जब 1946 में चुनाव हुए थे, जो भी प्रोविंशियल चुनाव थे, तो हमारे ये मुस्लिम लीग को 97% एक आंकड़ा कहता है, हिंदुस्तान के टोटल 9 करोड़ के आसपास मुसलमान थे, उन्होंने वोट दिया था जीतने के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए। तो फिर ये क्या कारण हुआ कि 5 करोड़ तो जो उन 9 में से। लेकिन अब समस्या है ना कि भाई, समस्या नहीं कहूंगा मैं इसको, भारत की खूबसूरती कहूंगा कि हम सब साथ रह रहे हैं। नहीं, ये मेरे को एक मौका दीजिए विजेंद्र जी। नहीं, मेरे को एक मौका दीजिए। प्रॉब्लम अलग है। आप क्या मैं 25 करोड़ चले जाएं, ये संभव नहीं है सर। मेरे को एक मौका दीजिए। मैं इतिहास का तथ्य बता रहा हूं, मेरा विचार नहीं बता रहा हूं। इतिहास का तथ्य यह है कि उन 9 करोड़ में से 5 करोड़ तो वैसे ही आज के पाकिस्तान में थे। अगर खान गफूर खान, अगर हमें गफ्फार खान याद है, वहां तो पंजाब में उन्होंने वोट ही नहीं दिया था पाकिस्तान बनने के लिए। मुंबई, यूपी, महाराष्ट्र, तो ये बात वहां से चल के आती है और उस मानसिकता को खत्म करने का समय आ गया है। शिक्षा की नीति एक होनी चाहिए, क्योंकि देश में 47 से लेकर के पहले 3 शिक्षा मंत्री वो थे जो कभी हिंदुस्तान में पहले तो पैदा ही नहीं हुए, वो पैदा ही मक्का में हुए थे, आप बताओ। और वो 3 शिक्षा नीति ऐसी बना दी, और जिसके अंदर हमारे अंदर एक तरह भावना, युवाओं को गलत मार्गदर्शन, और शिक्षा के अंदर भी धर्म के आधार पर बाकी धर्मों को इन्होंने शिक्षा की इजाजत दे दी। और जो मुख्य धर्म है हिंदुस्तान का, अरे मेजॉरिटी तो हिंदू है यहां, कोई चाहे या ना चाहे, उनको तो आपने पढ़ने की इजाजत नहीं दी। गीता की कसम खिलाते हैं आप कोर्ट में जाकर के, एक भी बता दो मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी, और एक भी हिंदू ने पढ़ी हो तो क्यों झूठी अफवाह। तो ये जो मानसिकता बदली है, इसको बदलना पड़ेगा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। मैं आपको इसलिए बधाई दे रहा हूं कि आपने सही चूज किया। होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए धर्म के आधार पर जो नौटंकी होती है। देश का बच्चा देश का बच्चा है, बिल्कुल, और उसको देश की एजुकेशन पॉलिसी में आना चाहिए। एक शिक्षा नीति, ठीक है, लेकिन इनका क्या करें, झंडा जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी जी, और जिसके अंदर अभी तक जितने पकड़े गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग सब उससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो सर क्या ये रडार पर पहले नहीं थी क्या? अचानक से ब्लास्ट होने के बाद पता चला कि भाई ये चल रहा है। विजेंदरी रडार पे जरूर होगी, पर हमारे सिस्टम इतना सड़ चुका है पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए और धार्मिक कहने के लिए कि ये गलत है। इन्होंने जिन्होंने इनको, एक बात बताइए, मैं एक मुद्दा आपके उठाना चाहता हूं, मैं ज्यादा इस पॉलिटिकली करेक्ट के चक्कर में नहीं हूं आज। एक बात बताओ, माइनॉरिटी क्या होती है हिंदुस्तान में और मेजॉरिटी क्या होती है? किसी ने डेफिनेशन बताई? आज से 20 साल पूर्व मैं आपको बता दूं, जब टेररिज्म की डेफिनेशन हिंदुस्तान में आज भी नहीं है, तो उसी तरह जब ये डफोसला जो करते हैं, विचारधारा को थोपा जाता है। और इस यूनिवर्सिटी को सैंक्शन किसने दी साहब? क्या लोगों को पता नहीं था? और जब कश्मीर से 40% वहां पर आ रहे हैं, मेरा कश्मीर से कोई शिकायत नहीं है, पर सवाल यह उठता है कि ऐसी मानसिकता को वहां पनपाया गया और वहां डॉक्टर पैदा करने की बजाय वो हत्यारे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत गंभीर विषय है साहब। राजेंद्र त्यागी जी, 2 जगह मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अप्रिशिएट करूंगा। पहला, घटना घटने से पहले मैक्सिमम
मैक्सिमम जगह न्यूट्रलाइज करने की उन्होंने कोशिश की, सबको उन्होंने पकड़ लिया। दूसरा, घटना घटने के बाद भी जिस तरीके से एक्शन लिए गए और तारों को जोड़ा गया, यह काबिले तारीफ है। लेकिन क्या वाकई में सर, जब इस तरीके की यूनिवर्सिटी चल रही होती हैं तो हम किसी भी तरीके से चेक एंड वेट नहीं कर पाते क्या कि अंदर चल क्या रहा है? ये जैसा कर्नल साहब ने बताया कि शुरू से ही हमें इस पे निगरानी, यदि ये इस तरह की सूचना होती तो ज़रूर इस पे कार्रवाई होती, मगर हमारी जो इंटेलिजेंस थी उनको ये पूरी सूचना थी कि इस तरीके की कहीं ना कहीं ये अमोनियम या विस्फोटक इकट्ठा कर रहे हैं, और इस पूरी गैंग का जो आतंकवाद का जो मॉड्यूलर था उसके लिए पूरी जानकारी तो थी, मगर उनको भी बस ये था कि एक्शन लेने में ही थोड़ा मेरा मानना है कि यदि कि भाई इनका एक्शन क्या हो। और आप देखिए, उनको पकड़ने के बाद ही ये आतंकवादी अपनी कार को, जैसा प्रेस में भी आ रहा है और सुन रहे हैं कि ये आतंकवादी अपनी कार में को कुछ विस्फोटक को लेके ही जा रहा था और वो उसको पूर्णतः तैयार भी नहीं कर पाया था, और ये विस्फोट उसने किया। शायद ये उससे भारी भी विस्फोट कर सकता था और इसको और ज़्यादा नुकसान भी कर सकता था, मगर इंटेलिजेंस की सतर्कता के कारण ये तुरंत पकड़े गए। और जो बाद की कार्रवाई है वो भी इनकी पूरी ये थी, ये सारे डॉक्टर्स जितने भी थे, ये सारी जो मॉड्यूलर था, गुजरात से लेके फरीदाबाद या यूपी या जहां भी देखिए, अब हनुमानगढ़ जो अपना चैन है सर, मैं सोच नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अब जैसे कनेक्शन स्थापित हो रहे हैं ना, एक ही परिवार के कई कई लोग शामिल हो गए हैं। सर, सबको पता है वो क्या कर रहे हैं, सबको पता है तो मैंने, और सॉरी आप ये देखिए, उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई है या इंटेलिजेंस INA जिसने भी कार्रवाई की है वो बिल्कुल सटीक कार्रवाई की है और सबे पकड़े गए हैं, ऐसा नहीं है, और अभी भी पकड़े जाएंगे। और इसमें ये नहीं मेरा ये मानना है कि यदि यूनिवर्सिटी वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जबकि उन्होंने अपने आप को क्लीन चिट दी है कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, मगर मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत है। आप कर्नल साहब ने बताया कि 40% J&K या श्रीनगर से बच्चे वहाँ के पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या उस यूनिवर्सिटी में है जो वहाँ ही ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि इनको माइनॉरिटी के चक्कर में पूरे देश के अंदर रिजर्वेशन मिला हुआ है। मगर क्या एक खत्म करना चाहिए। हाँ, मेरा भी ये मानना है कि जब तक आप ये जो शिक्षा का सिस्टम है जिसके लिए हम कह रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, इसको यदि एक रूपता नहीं लाई जाएगी तब तक मेरा नहीं मानना कि ये। सर, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए ये मेरा व्यक्तिगत है, मेरे चैनल का भी विचार हो या ना हो, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सब भारतीय नजर आने चाहिए, एक समान एक स्वरूप नजर आने चाहिए, तो क्योंकि ये भेदभाव है सर। नहीं, आप सोचिए, मेरे साथ एक टोपी वाला है या मैं मूछे लगा के बैठा हूं, एक बिना मूछ का है। ये स्थिति ऐसी आ गई है सर कि दोनों शक की नजर से देख रहे हैं। हम उस दौर में चले गए हैं। नहीं हो भी रहा है ना, आप देखिए देश विदेश सब जगह ये लोग बिल्कुल इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ये आतंकी हमले कर रहे हैं या आतंकी में कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व हैं। कई देशों की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है सर, बीते 40 सालों में कई देशों की डेमोग्राफी पूरी चेंज बिल्कुल हो गई है। सुरेश गर्ग साहब, भाई अचानक से याद आता है कि अल फलाह के अंदर ये सब चल रहा है। क्या वाकई में हम नहीं जान पा रहे हैं कि कहां क्या हो रहा है? और ये तो कहिएगा ही मत कि अल फलाह यूनिवर्सिटी कहां से आई। मैं तो चेक कर रहा था 2014 में आपकी सरकार ने उसको दर्जा दिया है। देखिए विजेंद्र भाई, 2014 से पहले वहाँ पे अल फलाह यूनिवर्सिटी के पहले कॉलेज चलता था, यानी कि इसकी सैंक्शन 2004 से 2014 के बीच में हुई है। तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाना ठीक नहीं है। फिर दूसरी आप ये कह रहे हो कि अचानक भैया 9 अक्टूबर से सर्च चल रही है। 9 अक्टूबर को कश्मीर के अंदर जब आतंकवादी घटनाओं के पंपलेट वगैरह जब आए थे, तब जाके जानकारी में आया कि किस तरीके से एक साजिश रची जा रही है। वहां से जब 9 अक्टूबर से जब तार जुड़ते आए तो सीधा सीधा आके अल फलाह यूनिवर्सिटी पे जाके वहां जाके पता लगा कि 2900 किलो या नहीं कि ऐसा क्या है इस यूनिवर्सिटी में कि 40% कश्मीरी यहां का डॉक्टरेट कर रहे हैं। ऐसा क्या है? इसके कुछ अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए विजेंद्र जी, बिल्कुल होना चाहिए, तो होंगी ना चीज, बिल्कुल होना चाहिए विजेंद्र भाई। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, इसके बाद में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। धारा 370 हटा के कश्मीर के अंदर देखिए आप, शांति हो गई है। जहां पत्थरबाजी के आए दिन घटनाएं होती थी वो खत्म हो गई है। आतंकवादी घटनाएं कहां है?
पहले कितनी घटनाएं होती थी? 7,217 आतंकवादी घटनाएं 2004 से 2014 के बीच में हुई हैं, लेकिन 2014 के बीच में 82% आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई, और वो भी एक कश्मीर में एक छोटे से इलाके में जाके समेट के रह गई। तो ये मोदी जी देखिए, घर में घुस के मारने वाले व्यक्ति हैं मोदी जी। आपने देखा होगा पुलवामा की घटना के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई, इसके बाद पहलगाम की घटना के बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो अब जब 10 तारीख की ये घटना हुई है, 10 तारीख की घटना के बाद में पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और जो भी सर, ये तो बीजेपी की विचारधारा है ना कि भारत एक है, ये तो विचारधारा है। नहीं, भारत एक, हम तो एक है, भारत एक है, हमारे जो हिस्से गए उनको भी हम एक करेंगे। हमारा लक्ष्य है ये चीज, भारत एक। क्या देश जिनको 1947 में अलग किया गया था उनको भी हम एक करेंगे। सुरेश गर्ग साहब, क्या देश कभी इस बारे में सोच सकता है कि जब एक देश, एक पहचान, एक निशान, एक संविधान, तो एक राष्ट्रगान हो, एक प्रार्थना हो, एक शिक्षा हो और समानांतर पहनावा, हम इस तरफ जा सकते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि पहले कश्मीर में क्या था, यहाँ पर चलने की मनाही नहीं। भाई यही बता दो, कश्मीर में क्या था, संविधान अलग था, झंडा अलग था। हमारी सरकार आने के बाद में सब खत्म किया ना। कश्मीर में भी वही जो भारत का संविधान है वो कश्मीर में लागू हो रहा है, भारत का झंडा वो कश्मीर में लागू हो रहा है ना हमारी सरकार आने के बाद। 1947 से 2014 के बीच में तो ये थी नहीं ना। तो ये देखिए ना कितना परिवर्तन आया है, और हमने तो इस आतंकवाद को कंट्रोल किया है। सुरेश, लेकिन आप आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात करते हो, और उसको जो गलत नैरेटिव कुछ के लिए सेट किया जा रहा है उसको रोकने की जरूरत है। सीबी यादव जी, क्या वाकई में जिस तरीके से ये अटैक हुआ और उसके बाद एक एक करके खुलासे हो रहे हैं और अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर आकर सब कुछ टिक रहा है, क्या वाकई में संभव हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी जिसकी प्रेस्टीज इतनी ज्यादा कहीं वहां कनेक्ट हो रही हो, वहां आतंक की फैक्ट्री चले और जानकारी उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ना हो, वहां के लोगों को ना हो? यह संभव हो सकता है? ये तो सरकार को पता हो, सरकार के पास उसका इंटेलिजेंस सिस्टम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार की विफलता, आतंकवाद के मामले में उसकी असंवेदनशीलता, प्रधानमंत्री की घोर असंवेदनशीलता, देश के गृह मंत्री की। एक मिनट भाई, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए एक मिनट भाई। देखिए मतलब पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं मामले में, आप तो देश के साथ रहो ना, हिंदुस्तान के साथ। नहीं, प्रधानमंत्री तो वहां भूटान में जाने के बावजूद भी हिंदुस्तान के बारे में, वहां के आतंकवादी बातों में बात की थी, और आते ही सबसे पहले वहां पे हम घायलों से मिलने गए थे। आपका राहुल गांधी कहां चला गया अभी तक भी? बातें करते हो, अरे हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान की बोला करो, पाकिस्तान की भाषा बोलते हो जब देखो जब। सुरेश गर्ग साहब, हाँ सीबी जी बात पूरी कीजिए। मैं इस देश के नागरिकों की रक्षा की बात कर रहा हूं। करते हैं, रक्षा करते हैं। 2014 के पहले 7217 घटनाएं हुई थी। अब बताइए 82% घटना कमी हुई है, 82% घटनाएं कम हुई है। आपके शासनकाल में कैसे होती थी? सुरेश गर्ग, बटाला हाउस के अंदर आंसू बहाए जा रहे हैं सोनिया गांधी जी के, आतंकवादी के ऊपर आंसू बहाए जा रहे हैं। 2008 की घटना पे पी चिदम्बरम साहब बोल रहे हैं, बोले साहब हमको तो ऊपर से प्रेशर था इसलिए हमने पाकिस्तान में आक्रमण नहीं कर पाए। अब बताइए आप भाई। अब हाँ सीबी यादव जी बताइए क्या कह रहे हैं? क्या बात करें तो विजेंद्र जी, हमारी बात ही, हमारे शब्द ही पूरे नहीं होते हैं, आप इसलिए बुलाते हो। बोलिए, आप उनको कहिए कि बस जैसे। अरे भाई बोलिए। अब हमारा सीधा सवाल है इस देश की नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, देश के लाल किले के पास, देश की आत्मा के पास ये विस्फोटक सामग्री कहां से आई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 7 महीने के भीतर 2 आतंकवादी बड़ी घटनाएं घटित हो गई है, लाल लाल आंख दिखाने वाले हैं कहां? फिर क्या किया? हम पाकिस्तान में जाके मारा ना, फालतू की बात नहीं करेंगे। 2008 के अंदर क्या किया आपने? सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। देश का कायर प्रधानमंत्री, देश का कायर प्रधानमंत्री बता दीजिए, जो पाकिस्तान में जाके मारते 2008 के अंदर, जो ट्रंप पता होता 50 बार से ज्यादा कह रहा है कि बाद में क्या किया है, सरकार आने के बाद में इतना कायर प्रधानमंत्री, बताइए आप देश का क्या रुकिए, क्या कायर है गृह मंत्री, आपके पास कौन सा प्रेशर था? सत्ता जो मतलब कौन सा प्रेशर था आपके ऊपर? हमारी सरकार आने के बाद में मारा है लोगों को। एक मिनट भाई, एक तो सीबी यादव जी, मुझे लगता है देश भी इरिटेट हो चुका है इस बात से कि भाई आप जिस तरीके से और पूरी कांग्रेस जैसे ट्रम्प की प्रवक्ता बनती है, आप प्रवक्ता बन चुके हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने की आदत बन चुकी है कांग्रेस, देश की सेना हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने की आदत बन चुकी है कांग्रेस। आपको पाकिस्तान के प्रवक्ताओं पर भरोसा नहीं। मैंने सवाल पूछा, देश के अंदर रह रहे हो, कमाल कर रहा है, भारत के गुनगुनाने लगते हैं। इसका जवाब, हम सवाल नहीं पूछे विपक्ष के नाते। अरे भाई लॉजिकल पूछेंगे, ट्रम्प पर भरोसा करेंगे आप? सवाल कह दीजिए, आप ट्रम्प के प्रवक्ता हैं, कह दीजिए आप।
कहिए आप। सवाल नहीं पूछे क्या? अरे कहिए आप, सवाल ट्रम्प के कैसे नहीं है? मैं जवाब देता हूं। विजेंद्र जी मेरे से देश बात का कराओ सबसे इनकी। शक्ति मतलब एक अमेरिकी राष्ट्रपति सवाल उठा रहा है नहीं, अमेरिकी नहीं, राष्ट्रपति। अच्छा, सुनो। क्यों प्रवक्ता बने हुए रहते हो? नहीं है। क्यों प्रवक्ता बने रहते हो? नहीं, नहीं, विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, हमारे मुझे एक मिनट भाई, सुरेश गर्ग साहब, इन्होंने सुरेश गर्ग साहब एक मिनट भाई। इन्होंने पहली एक बात कही कि सुरक्षा में सेंध है। मैं आपको बता दूं कि देखिए आज के दिन हमें सुरक्षा बल और हमारी एक मिनट अरे 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 सुन ना, तो जो सफलता मिली है, तो सुनने का क्या मतलब? नहीं, ये बात सही कही। की भाषा हमारे सुरक्षा बलों ने एक जो मिनट, बड़ी एक मिनट देवानंद जी भाई, ये बात सही कही उन्होंने। ना तो वो सेना की सुनते, ना रिटायर्ड सेना के अधिकारियों के सुनते। वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। ना वो सेना की सुनते हैं, ना सेना के रिटायर्ड अधिकारियों के सुनते हैं। नहीं सुनते वो ट्रम्प की सुनते हैं। तो क्या करें? वो ट्रम्प की सुनते हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारी सेना क्या कह रही मैं है। ये कहना चाहता हूँ नागरिकों को और आपके दर्शकों उनको को, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। आतंकवादी घटनाएं हो रही जैसे है। एक मिनट, सीबी यादव जी, लेकर के एक मिनट भाई, एक मिनट, जिम्मेदारी सीबी यादव जी, मैं क्या कह रहा हूं, एक बार तो गंभीरता से सोचिए कि जो ट्रम्प कहेगा क्या वही कांग्रेस कहेगी? अगर ट्रम्प कहेगा कि डैड इकोनॉमी है तो पूरी कांग्रेस कहेगी हाँ डैड इकोनॉमी है। अगर ट्रम्प कहेगा कि सीज फायर हुआ है तो पूरी कांग्रेस कहेगी सीज फायर है। अरे सर, देश की पॉलिटिकल पार्टी है आप, ट्रम्प के प्रवक्ता नहीं है। कमजोर है। अब मैं मुद्दे पर वापस आ रहा हूं, राजेंद्र त्यागी जी, एक मिनट भाई, राजेंद्र त्यागी जी, क्या वाकई में मैं इसको इस तरीके से भी देखता हूं जैसे सचिन तेंदुलकर है सर, 100 बनाने के लिए क्रीज पर टिका होना जरूरी होता है और हर बॉल को फेस करना जरूरी होता है, और बॉलर को आउट करने के लिए सिर्फ एक बॉल चाहिए होती है। मैं इस पूरी घटना को बिल्कुल वैसे ही देख रहा हूं कि ना जाने देश के अंदर कितना व्यापक एक बड़ा विस्फोट हो सकता था, जितना विस्फोटक सामग्री मिली, जितने लोगों को ट्रैक किया गया, जिस तरीके से सबके साजिश के तार जुड़े, उन सबके बीच में अगर एक घटना हुई, मैं कह रहा हूं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या इसे हम पूरी इंटेलिजेंस, अपनी पूरी सिक्योरिटी सबको साइडलाइन करके और कहें कि ये हमारी विफलता है? मैं नहीं मानता सर। नहीं, बिल्कुल कहीं विफलता नहीं है साहब। जैसे आपको बताया 9 अक्टूबर से जब हमें नहीं बोलने अरे भाई, आप अरे मैं तो अधिकारी को भी नहीं मैं तो एक बता रहा हूँ कि आप क्यों बताएंगे? हमारा जवाब पूरा नहीं होता, हमारा सवाल पूरा नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन की बात, तरीका बना लिया आपने। अरे नहीं सुनो, अरे 8 क्या सुनेंगे अक्टूबर आपको? से लेकर के 10 नहीं, नवंबर कैसे सुनेंगे आप? तक अरे इतने भाई, बड़े हादसे टाले मेरा एक हैं, सवाल और है, एक जिस लाइन पूरी नरेंद्र नहीं मोदी को होनी आप चाहिए। बिना कह रहे हैं उसने 370 हटाया है। प्रवक्ता लगाते हैं नहीं, इनके क्यों? आगे। कांग्रेस प्रवक्ता की जगह मैं ये कह रहा पाकिस्तान प्रवक्ता हूँ, लगा इतनी दो। बड़ी घटना हुई, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे हम तो संसद आपने सत्र की मांग कर रहे हैं। एक बात बताओ, हर बात में यही तो होता है, इसकी जिम्मेदारी हर क्या होनी घटना के चाहिए? बाद यही तो होता है सर, और क्या होता है? 2008 में क्या कांग्रेस हुआ क्या था? करती है? घटना के बाद यही करती है। गृह मंत्री 24 घंटे चुनावी मोड मुंबई पे रहते हैं। हमले में आपको 24 क्या घंटे दिक्कत है चुनावी चोरी उससे? में लगे रहते हैं। अरे आपको एक दिक्कत ऐसे क्या है? गृह मंत्री- आप हार रहे हो इसलिए कर रहे हो। आपके राहुल गांधी जी कहाँ रहते हैं बता दीजिए। नहीं, नहीं, एक मिनट हमारे भाई, गृह एक मंत्री मिनट। तो तुरंत चले गए थे, राहुल गांधी जी कहा कोलंबिया चले गए थे वापस। एक मिनट, सीबी यादव जी, एक मिनट भाई, सीबी यादव जी, 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 क्या पीड़ितों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल राहुल गांधी गए? बात डिबेट होगी। क्या पीड़ितों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल राहुल गांधी गए? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे गए? अगर आप क्या सेना एलएनजेपी को अस्पताल कटघरे मिलने में खड़ा राहुल करेंगे गांधी तो गए, नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे गए, सोनिया गांधी जी गई, प्रियंका गांधी जी गए, कौन गया? नहीं, सवाल सवाल पूछो। कोई गया क्या सर? सैनिक को सवाल पूछते आपने हैं। क्यों कहा कि हमारी 26, एजेंसीज कमजोर है? चलिए, आपने क्यों कहा? शुक्रिया सभी का, क्यों कहा कि हमारी शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, एक भारत एक नीति होनी चाहिए जो सब पर लागू होनी चाहिए, और यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वो सबको एक रूपता के अंदर लाए, क्योंकि आज नहीं, हमें अगले 20 साल बाद के भारत के भविष्य को सुरक्षित करना है, और वो सिर्फ तब हो सकता है जब आज से एक रूपता हो। हालांकि यह सरकार का काम है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।